हेलो एवरीवन। मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8th का चैप्टर 4th ट्राइबल डिकूस एंड द विज़न ऑफ गोल्डन एज। ये उसका पार्ट 2 है, फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। देखिए, जो आदिवासी लोग हैं उनका जो लाइफ की उनकी जीवन शैली उनकी पूरी डिपेंड है फॉरेस्ट पर, मतलब वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड है। तो जब फॉरेस्ट लॉ आया तो ट्राइबल की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ब्रिटिश ने सारा फॉरेस्ट अपने कंट्रोल में कर लिया था और ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो जंगल हैं वो स्टेट की संपत्ति है और यहाँ कोई भी इजीली और बिल्कुल फ्रीली फ्रीली कोई नहीं घूम सकता यहाँ पर। और जो जो लोग झूम कल्टीवेशन करते हैं, फ्रूट कलेक्ट करते हैं जंगलों से, जानवरों को चराते हैं, अ, जंगलों से फूड इकट्ठा कर लिया, रूट्स इकट्ठी कर ली, जो भी उनके खाने पीने का सामान है, अब वो इजीली फ्रीली नहीं घूम सकते थे, तो वो अपना सरवाइव कैसे करते। तो उनको मजबूरन जंगल छोड़ के जाना पड़ा और अपनी जीवन शैली मतलब जीने के लिए उनको अपना कुछ और प्रोफेशनल में जाना पड़ा, कुछ और काम करने के लिए मजबूर हो गए वो। जब ब्रिटिश ने आदिवासियों को ये बैन लगाया कि वो अब जंगलों में नहीं जा सकते, तो अंग्रेज़ों ने एक प्रॉब्लम फेस की। वो प्रॉब्लम ये थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए पेड़ कौन काटेगा और रेलवे स्लीपर को बनाएगा कौन, रेलवे स्लीपर का और ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा। देखिए, रेलवे स्लीपर वो होते हैं जो ट्रेन की पटरी के नीचे वो बिछाए जाते हैं। अभी वो सीमेंटेड के होते हैं, बट पहले लकड़ी के हुआ करते थे। फिर जो कॉलोनियल ऑफिशियल मतलब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ लोग हैं, फिर वो आए। फिर उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो एक छोटी सी जगह दे देंगे जंगलों में आदिवासियों के लिए रहने के लिए, कि वहाँ पे वो रह सकते हैं, अपना झूम कल्टीवेशन जो भी जीवन शैली है वो उसको जी सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस एक कंडीशन रखी कि उन्हें अ, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करना पड़ेगा और उसकी जंगलों की देखभाल करनी पड़ेगी। और तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने काम के लिए चीप लेबर मिल गया था। देखिए, कई सारे जो ट्राइबल ग्रुप हैं मतलब कई सारे आदिवासी हैं वो इस फॉरेस्ट लॉ के खिलाफ थे। वो अंग्रेज़ों की बात नहीं मानते थे और वो उसी तरीके से प्रैक्टिस करते थे जिन्हें अंग्रेज़ों ने इलीगल ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था। कुछ टाइम के बाद उन्होंने रिबेलियन कर दिया था, मतलब रिवॉल्ट कर दिया था, आंदोलन कर दिया था, जो कि 1906 में एक सोनग्राम सत्याग्रह हुआ था जो कि आसाम में था, और 1930 में भी फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था जो कि मध्य भारत में हुआ था। द प्रॉब्लम विथ ट्रेड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो ट्राइबल आदिवासी ग्रुप हैं उन्होंने ये नोटिस करा कि जो ट्रेडर हैं और बड़े बड़े मनी लेंडर हैं वो फॉरेस्ट की तरफ इंटरेस्ट दिखाने लगे थे, और वो और उनको ज़्यादा लोन प्रोवाइड करने लगे थे, और फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट रेडी होते हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे थे। तो अब इसमें क्या चेंजेस आए और इनको समझने में आदिवासियों को थोड़ा टाइम लगा। इसको समझने के लिए जो रेशम से रेशम बनाते हैं उनको मतलब उनके एग्जाम्पल समझते हैं। 18th सेंचुरी में इंडिया का जो सिल्क है, इंडिया का जो रेशम है उसकी यूरोप में काफ़ी डिमांड बढ़ गई। इंडिया के जो फ़ाइन क्वालिटी का जो रेशम था उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा इंडिया से, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज़ लोग हैं वो भी इसमें फिर इंटरेस्ट दिखाने लगे थे। हज़ारीबाग जो अभी प्रेजेंट में अभी झारखंड में है, वहाँ वहाँ कुछ आदिवासी थे, कुछ लोग थे सांथाल जो जो कि रेशम के जो कीड़े होते हैं उन्हें पाला करते थे। फिर जो जो ट्रेडर लोग हैं जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने एजेंट को भेजा और एजेंट के थ्रू उनसे लोन दिलवाया। और एजेंट लोग क्या करते थे, मतलब 3 से 4 रुपये में ख़रीदते थे उन लोगों से, और उसका एक्सपोर्ट करते थे कम से कम 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना में बेचा करते थे मार्केट में। और जो अदर बाकी के बीच के होते थे, मतलब जो बीच के एजेंट होते हैं, बीच के बिचौली लोग होते हैं, उन्हें इससे काफ़ी प्रॉफिट होता था। और बट इसके बाद मतलब इसके बाद कई टाइम के बाद जब उन्हें ट्राइबल को पता चला कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, तो इनको ट्रेडर्स को वो अपना
एनिमी, दुश्मन समझने लगे, मतलब हमारी सक्सेस के पीछे यही सबसे बड़े एनिमी है। सर्च फॉर वर्क, द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल। देखिए प्लाइट मतलब होता है दशा, उनकी दुर्दशा। अब देखिए जो आदिवासी थे उनकी दशा जो ऑलरेडी ख़राब हो गई थी, जो अंग्रेज़ फॉरेस्ट लॉ लाए थे। अब जो काम के, जब वो सर्च फॉर वर्क, जब वो काम ढूंढने गए तो उनकी जो कंडीशन है, सिचुएशन है, और ख़राब हो गई। क्योंकि 19th सेंचुरी में टी प्लांटेशन आ गई थी, मतलब चाय की खेती का काम शुरू हो गया था। माइनिंग एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बन गई थी। और ट्राइबल को रिक्रूट करने लगे थे, मतलब जो आदिवासी थे उन्हें रिक्रूट करने लगे थे टी प्लांटेशन में काम करने के लिए और कोल कोल माइंस में काम करने के लिए। और उनको रिक्रूट एक कॉन्ट्रैक्टर करता था जो कि बहुत कम वेजेस, मतलब बहुत कम सैलरी दे देता था। और उनको घर जाने की भी परमिशन नहीं मिलती थी। अ क्लोज़र लुक, 19th और 20th सेंचुरी में जो ट्राइबल कम्युनिटी पर जो लॉज लगाए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो फॉरेस्ट लॉ थे और उन पर जो रिस्ट्रिक्शन थे, और जो सेठ साहूकार थे जो उन्हें एक्सप्लॉइट किया करते थे, इनके खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन से छेड़ दिया था, एक रिवोल्ट कर दिया था। कोल रिवोल्ट हुआ था 1832 में। सांथाल रिवोल्ट हुआ था 1855 में। और बस्तर रिवोल्ट हुआ था 1910 में। और वर्ली रिवोल्ट जो कि महाराष्ट्र में हुआ था 1940 में। और इसी प्रकार से एक मूवमेंट को लीड भी करा था बिरसा बिरसा मुंडा ने, ये जो कि इसी प्रकार का मूवमेंट था। बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के मिड में हुआ था। जो कि एक लड़का था बिरसा मुंडा, एक पुअर फादर, मतलब एक गरीब पिता का। उसका जो बचपन बीता है वो भेड़ बकरी चलाते हुए बीता है, और काफ़ी पॉवर्टी में बीता है। उसके फादर गरीबी में कई जगह काम ढूँढने जाया करते थे और काम देखा करते थे। और उसका जो टीनएजर का टाइम है, जब वो एडोलसेंट मतलब टीनेजर, उसका जो टीनेजर का टाइम वो इस प्रकार से बड़ा हुआ है कि उसके जो आसपास के जो सरदार लोग थे, जो लीडर थे, जो जंगल के हेड हुआ करते थे, वो कहानी सुनाया करते थे। गोल्डन एज के बारे में बताया करते थे कि जब अंग्रेज़ लोग नहीं थे, डीकूज लोग नहीं थे, तो हम लोग किस प्रकार से रहा करते थे और उनका रहने का तरीका क्या था। और उनका ऐसा मानना था कि अब हमें उसी प्रकार से वही वही जो टाइम है उसे वापस लाना है, और अपनी लड़ाई लड़कर। बिरसा वहाँ पर लोकल में मिशनरी स्कूल में जाने लगे थे। वहाँ पर उन्होंने ये देखा, उनकी बातें सुनी। वहाँ पर लोगों ने कहा कि जो मिशनरी के टीचर थे उन्होंने कहा कि मुंडा स्वराज एक स्वर्ग का, मतलब स्वर्ग स्वर्ग का राज है, किंगडम है। और वो अपना ये हक वापस ला सकते हैं अगर वो क्रिश्चियन बन जाते हैं और अपनी बैड प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। बट बाद में बिरसा ने वैष्णव प्रीच जो वैष्णव से रिलेटेड है उनकी बातें सुनी। फिर उन्होंने जनेऊ पहनना स्टार्ट करा, और उन्हें इम्पोर्ट बताया गया कि अब उन्हें प्योरिटी पर ध्यान देना है। बिरसा काफ़ी इन्फ्लुएंस था उन आइडियाज़ से, क्योंकि वो कई सारे आइडियाज़ के साथ ग्रो हुआ था। और बिरसा अपनी सोसाइटी में, मतलब जो ट्राइबल सोसाइटी उसमें रिफॉर्म, मतलब वो उसमें कुछ बदलाव लाना चाहता था। और बिरसा का ऐसा मानना था कि हमें लिक्वर पीना, शराब पीनी छोड़ देनी चाहिए। क्लीन देयर विलेज, हमें गाँव को साफ़ रखना चाहिए। और हमारे जो जादू टोना है उनमें विश्वास नहीं रखना चाहिए। और बिरसा ये मिशनरी और जो लैंडलॉर्ड हैं, जो सेठ साहूकार हैं, उनके खिलाफ था, जो भी इनकी सोसाइटी और इनके कल्चर के खिलाफ थे, मतलब इनके कल्चर के लिए जो खतरा थे। 1895 में बिरसा अपने जो फॉलोवर थे वो उनको प्रवचन दिया करते थे कि हमें एक ग्लोरियस पास्ट, मतलब एक शानदार, जो भी शानदार पास्ट है उसमें वो हमें वापस लाना है, जिसको सतयुग कहा करते थे। जहाँ पर एक लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लाइफ थी, जहाँ पे नेचुरल स्प्रिंग थी, ट्री था, कल्टीवेशन था। और कोई भी अपनों को नहीं मारता था, जो भी ब्रदरहुड है, जो भी हमसे संबंधित हैं। और बिल्कुल ईमानदारी की बात करते थे, ऑनेस्टी की बात करते थे। और वो दोबारा से ऐसा टाइम लाना चाहते थे कि सब सब लोग अपनी ज़मीन पर दोबारा से खेती करें।
बिरसा मुंडा के जो मूवमेंट थे उनसे ब्रिटिश ऑफिसर ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी परेशान थी, क्योंकि वो बिरसा मुंडा और जो उनके थॉट है, मतलब वो ये मिशनरी मनी लेंडर इन और गवर्नमेंट इन सब चीज़ों से फ्री होकर वापस से वो मुंडा राज, मतलब जो पहले जैसे जिया करते थे वैसे ही जीने के लिए लोगों को मोटिवेट किया करते थे, उनको बारे में प्रोत्साहित करते थे। और जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, जो वो कॉफ उन 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 पॉलिसी से जो मुंडा ट्रेडिशन सिस्टम है वो ख़त्म हो रहा था, और जो लैंडलॉर्ड हैं, मनी लेंडर हैं और जो मिशनरी हैं, वो इनकी कल्चर को, उनकी जो प्रैक्टिस किया करते थे, उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते थे। जैसे-जैसे बिरसा मुंडा का ये मूवमेंट बढ़ा, वैसे-वैसे उनको ब्रिटिश ऑफ़िसर को प्रॉब्लम होने लगी, और उन्होंने इस फैसला लिया कि अब बिरसा मुंडा को अरेस्ट करेंगे, और 1895 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिरसा मुंडा को अरेस्ट करा और 2 साल के लिए जेल भेज दिया। 2 साल के बाद जब 1897 में जब बिरसा मुंडा वहाँ से रिलीज़ हुए, तो उन्होंने गाँव-गाँव घूमकर लोगों को समझाया, और अपने उनके जो फॉलोवर थे उनसे उन्हें कहा कि हमें वापस लड़ना है ईस्ट इंडिया कंपनी से और अपना हक हक लाना है। और उन्होंने पुलिस स्टेशन पर भी अटैक करा, ईस्ट इंडिया कंपनी के चर्च पर अटैक करा, जो उनके मनी लेंडर थे, ज़मींदार थे, उन पर भी अटैक करा। और उनका जो टीम थी, उनका जो पूरा ग्रुप था, और उनकी ग्रुप का जो सिंबल था एक वाइट फ्लैग था, जो बिरसा राज का फ्लैग था, वाइट वाइट फ्लैग था। 1900 में बिरसा की डेथ हो गई थी कॉलेरा हैजा के कारण, और जो मूवमेंट है फिर वो बंद हो गया। लेकिन ये जो मूवमेंट है इसके 2 मेन फैक्टर हैं, 2 मेन कारण हैं। पहला तो ये है कि इनके जो मूवमेंट थे, इनके मूवमेंट ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूर कर दिया था कि वो ऐसा लॉ लाएँ कि अब आगे नेक्स्ट टाइम से इनकी ज़मीन को कोई भी गवर्नमेंट, मतलब कोई भी ये ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट आसानी से इनकी ज़मीन को अपने कब्ज़े में ना कर पाए। और सेकंड ये था, ये उनको पता चल चुका था, उनको पता चल जाए कि जो आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल पीपल हैं, वो इतने सक्षम हैं कि किसी अनजस्टिस पॉलिसी, मतलब जो अन्याय के खिलाफ अपने खिलाफ अगर अन्याय हो रहा है तो उसमें उनके लिए लड़ सकते हैं। इस काम के लिए वो सक्षम हैं। ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है।